हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तथा आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गोधली भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 20 के दांत के सब्जेक्टिव प्रश्नों के को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं वो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो कहानीकार इस शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। अर्थात कहानीकार ने इस कहानी का जो शीर्षक रखा है 20 की दांत, तो आखिर ये कहानी का ये जो नाम है वो कहानी पे मैच करती है कि नहीं करती है, उसके ऊपर लेखक ने प्रश्न खड़ा किया है। तो सबसे पहले हम उस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से सटीक बैठती है इस कहानी पे। तो कहानीकार के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके कुछ विशेष जो परियोजनाएं हैं, मतलब कि विशेष प्रयोजन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक 20 के दांत में महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है, ठीक है। और इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई पड़ती है और मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं वो अमीरी और गरीबी के बीच उनके अत्याचार का प्रतीक साबित होता है। और मदन उनके अत्याचार के विरुद्ध एक घोर चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। अमीर के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और ओज और आगे का परिचय दिया है वह समाज के न जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व उल्लास की बात है। यह कहानी का लक्ष्य है, अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बहुत ही सार्थक शीर्षक है। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से। तो ये कहानी जो है महल और झोपड़ी के बीच की है और मदन और खोखा के बीच में जब लड़ाई होती है, अर्थात कासू के बीच में, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह होता है कि जब अमीर व्यक्ति जो होते हैं गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो वो अपने अत्याचार का प्रतीक यूं गरीबों के ऊपर बरसाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो मदन उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, क्योंकि मदन कासू जैसे मनमौजी और मतलब कि मतलबी इंसान के पुत्र होने के साथ साथ वो सबके विरुद्ध के प्रतीक, जो मतलब कि कासू के प्रति जो मदन की जो भावना है उसके प्रति वो क्या एक चेतावनी के रूप में सशक्त विद्रोह है। अमीरी के दांत को तोड़कर, अर्थात जो कासू था वो सेन साहब का ही पुत्र था, इसलिए अमीरी का निशाना उसके तरफ भी साधा गया है। और उसके दांत को तोड़कर मदन ने जिस उत्साह का परिचय दिया है वो आज के जो लॉजिकल समाज की ओर अगर हम कोशिश करें समझने का तो हम ये समझ सकते हैं कि आज जितने भी गरीब लोग हैं जिन पे अमीरों का अत्याचार देखने को मिलता है, तो ये जो संदेश है उन गरीबों लोगों के लिए काफी गर्व उल्लास की बात है। तो अतः ये सिद्ध हो जाता है कि कहानीकार का एक ही लक्ष्य है जो यहाँ पे वो साबित कर देते हैं। इसलिए 20 की दांत जो कहानी है, कहानी की दृष्टि से, कहानी की सार्थकता के आधार पर ये कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाएगी और इसका कहानी का शीर्षक भी काफी सार्थक है। अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित जो भेदभाव है अपने शब्दों में उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम सेन साहब के परिवार में जो परिस्थितियां हैं, जो लालन पालन के परिवेश में सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां हैं, सीमा है, रजनी है, आलो है, शेफाली है और आरती भी है। और उनका सबसे छोटा लड़का है जिसका नाम कासू था। प्यार से उन्हें सेन साहब और उनकी श्रीमती जो थी उन्हें कासू बाबू के नाम से जानते थे और उसको खोखा भी कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था, क्योंकि जो भी अनुशासन था परिवार का उन 5 लड़कियों के ऊपर ही था और लड़का सबसे छोटा था
जिसके कारण परिवार के सभी लोग को जो लड़के के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। ये जाहिर सी बात है, अक्सर हम अपने अगल बगल आसपास के परिवेशों में हमें नजर आता है। लड़का के ऊपर अनुशासन का जो बंधन है जो काफी ढीला है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों का यानी सेन साहब और उनके श्रीमती का बच्चे के ऊपर का जो अनुशासन है काफी ढीला रखा है, क्योंकि वो बुढ़ापे के उस ना उम्मीद का तारा था जब सेन साहब और उनकी श्रीमती ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि खोखा किन मामलों का अपवाद था। तो खोखा किन मामलों का अपवाद था, तो हम इस पे समझने का कोशिश करेंगे कि सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे और वे किसी को भी गाड़ी के पास भटकने नहीं देते। कहीं पर भी एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सहमत हो जाती थी, जो कि वहाँ पे क्योंकि गाड़ी उनके लिए सर्वोपरि प्रधान था और सबसे ज़्यादा कीमती भी था उस समय के लिए, तो गाड़ी को लेकर के सेन साहब काफ़ी सतर्क होते थे, ठीक है ना। और क्लीनर को सहमत आ जाती थी। खोखा बुढ़ापे का आंखों का तारा था। खोखा जो था सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर के हुआ जब उनकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, अर्थात सेन साहब ने अपने पुत्र को लेकर के जो उनके अंदर उम्मीद थी उन सभी उम्मीदों को पूर्ण रूप से छोड़ चुके थे। तब जाकर के कहीं सेन मतलब कि खोखा का आविर्भाव हुआ, और जब उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी तब जाकर के वो उसका उत्पत्ति हुआ। इस कारण से खोखा केवल अपने परिवार से नहीं बल्कि घर के अपने नियम के सारे नियमों से, जीवन के सारे नियमों से अपवाद था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि घर का नियम उसके लिए कोई खास नियम भी नहीं था और घर के नियमों का भी वो क्या था, अपवाद था। अगले क्वेश्चन की ओर अगर नजर डालेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं दिखती थे। सेन दंपति जो थे उनको खोखा के अंदर कैसी संभावनाएं दिखती थी और उसके लिए उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा तय की थी। अब कहने का मतलब है कि जब हम सेन साहब की तरफ अगर अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो सेन साहब में जो था अपने पुत्र के प्रति जो मोह था उसके कारण उनके अंदर किस प्रकार की संभावनाएं दिखती थी। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनके अंदर कौन कौन सी संभावनाएं दिखती थी सेन साहब के लिए केवल। तो सेन दंपति जो था खोखा को अपनी तरह ही इंजीनियर बनाने की पूरी संभावना देखते थे और उन्होंने उसके लिए शिक्षा के लिए कारखाने की बड़ई बुलाकर के 2-3 घंटे ठोक पीट करने के लिए उसको रख दिया कि आएगा लोहार आएगा उसके साथ ठोक पीट करेगा और साथ ही वो उसका जो हाथ है औजारों से वाकिफ हो जाएगी। और उन्हें किंडरगार्टन स्कूल में भेजा नहीं गया कि उसको बड़े किसी विद्यालय में भेज दिया जहाँ से उसे उच्च प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सके, बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और बड़े मिस्त्री को घर पर ला करके वो 2-4 घंटे उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। यानी मतलब कि बड़ई के जो हथियार होते थे जैसे आरी हुआ, रुखान हुआ, बसुला हुआ, इन सभी के साथ कुछ हेल मेल अपना तालमेल कुछ बना करके रखे ताकि उनकी उंगलियां जो हैं उससे क्या हो जाए, वाकिफ हो जाए। ठीक है, तो यही थी सेन साहब की जो अपने पुत्र के प्रति जो संभावनाएं दिखती थी और उसी के आधार पर उन्होंने अपने पुत्र के लिए भी व्यवस्थाएं भी की थी। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सब प्रसंग व्याख्या करें, जो 5 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये वाक्य है जिसके भावार्थ को उसके व्याख्या करना है उसके सब प्रसंग के साथ में। तो लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात पर गर्व है ना। तो ये व्याख्या जो है क्या बताना चाहती है, इसकी इस पंक्ति की जो व्याख्या है हमें क्या बताना चाहती है। तो प्रस्तुत पंक्ति में सेन साहब के परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों के चरित्र की विशेषताओं से जुड़ा हुआ ये जो प्रस्तुत वाक्य है, जो सेन साहब के परिवार में जो लड़कियों का पालन पोषण किया जाता है उसकी विशेषताओं से जुड़ी हुई है। सेन साहब ने अपने परिवार की लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है उनके परिवार में, और सेन साहब ने लड़कियों को कभी ये नहीं सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई थी कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए।
जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जीती जाती जाग रही थी, वहीं स्वतंत्र था खोखा और उसके ऊपर पारिवारिक किसी भी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं था और लड़कियों के लिए ये अनुशासन भरपूर थी कि उन्हें क्या करना है ये सिखाया नहीं गया था। उन्हें ये सिखाया गया था कि तुमको ये काम कभी नहीं करना है। अगला पॉइंट आता है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल लिए थे। यानी खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को किस प्रकार से बदल लिए थे, हम उसको थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे। कहानीकार ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि सेन साहब परिवार के एक मध्य वर्गीय सफेद पोष परिवार है। अर्थात सफेद पोष कहने का मतलब ये हुआ कि हाथी के दांत, ठीक है ना, खाने वाले अलग होते हैं और खिलाने वाले अलग होते हैं। सेन परिवार का छोटा बेटा जो था वो काफी शरारती स्वभाव का था, जो कि सेन साहब का जो लड़का था जिसका नाम कासू था, वो काफी स्वाभाविक था कि वो शरारती होता, क्योंकि ना उम्मीद बुढ़ापे का होता रहा था। वह बुढ़ापे में पैदा हुआ था जिसके कारण वो सबका लाडला था। यानी वो पांचों बहनों का भी लाडला था, उस अपने माता का भी लाडला था, अपने पिता का भी लाडला था, और जिसके कारण लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी नहीं थी, अनुशासन किसी भी प्रकार की नहीं थी। वो बेलौस जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि सेन साहब ने अपने पुत्रों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए थे। और इसके लिए, यानी किसके लिए? खोखा के लिए घर के सारे नियम शिथिल हो गए थे। उनके लिए कोई भी नियम, कोई भी रूल्स, कोई भी मतलब कि किसी भी प्रकार की बातें कोई विशेष महत्व नहीं रखता था। और उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म को भी सेन साहब के अंदर उसके विपरीत भाव दिखने लगे थे और उनकी तारीफ करने में वो थकते ही नहीं थे। तो ये है सेन साहब के खोखा की सबसे दुर्लभ स्वभाव के प्रति। यानी सही अर्थों में अगर समझने का हम प्रयास करें तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि सेन साहब ने अपने पुत्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझे, वो नहीं सुधरा। बस वो अपने पुत्रों के दुर्लभ स्वभाव के अनुरूप ही वे अपने आप को ढाल लिए कि चलो तुम वैसे करते हो, तुम वैसे ही करो, हम ही चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग नंबर है, जिसको हम ये भी समझेंगे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू, चोर और गुंडा बनते हैं, है ना। यानी ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। पर अब समझने की बात यह है कि सेन साहब ने ये पंक्ति किसके लिए कहा था, है ना, और किससे कहा था, ये भी समझने की चीज है। तो प्रस्तुत जो प्रसंग है हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तुत जो प्रसंग है वो उस समय की है जब सेन साहब ने मदन के खिलाफ जो सबूत था उसको ध्यान में रखते हुए उनके पिता यानी गिरधर लाल को मतलब वो कंप्लेन करते हैं कि ऐसा करो, तुम अपने पुत्र पर थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि वो थोड़ी अल्टर मार्ग पर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चीज को थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं। कहानी के प्रसंग में जब मदन सेन साहब की गाड़ी को छूना चाह रहा था तब मदन की माँ और ड्राइवर के बीच कुछ बकझक सुनकर सेन साहब घर से बाहर निकलते हैं और मदन की माँ मदन को ले जाने के लिए मदन की माँ को कहते हैं सेन साहब कि देखो मदन की माँ, तुम अपने पुत्र को यहाँ से लेकर के चली जाओ, ठीक है। और इतना कह करके वो भेजने की प्रयास करते हैं, फिर भी सेन साहब का गुस्सा जाता नहीं है। तो वो मदन के पिता गिरधर लाल को अपने पास बुला करके फिर कहते हैं कि देखो गिरधर लाल, मदन आजकल बहुत शौक हो गया, गाड़ी भी बंद गंदा किया और साथ ही साथ वो ड्राइवर को भी मारने दौड़ता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, गुंडे, चोर, डाकू और क्या बनते हैं, गुंडे बनते हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा जो है दुलार में दूषित हो गया है, यानी अर्थात कहने का मतलब समझे हम तो यानी तुम्हारा बेटा जो है मदन, उसको ज्यादा लाड प्यार तुम लोग दे रहे हो, जिसके कारण वो और भी बिगड़ता चला जा रहा है। और इस पे अगर तुम कंट्रोल नहीं करते हो तो आगे चलकर ये तुम्हारा जो लड़का है डाकू, गुंडा और चोर बनने के लिए अगले मार्ग पर क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए क्या हो जाता है, ललक जाता है।
ये अगला क्वेश्चन है कि हंस जो है किसके समूह में शामिल होने के लिए लग जाता है। तो यहाँ लेखक की थोड़ा व्यंग्यात्मक भाव है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। यानी यहाँ पे लेखक ने, इसका लेखक कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा ने हंस की उपाधि किसके लिए दिया है, कासू के लिए दिया है, तथा कौवे की उपाधि गिरधर लाल के पुत्र मदन और उसके गंवारे जो दोस्त हैं जो गली में लट्टू नचा रहे थे उसके लिए प्रयोग किया है। अर्थात मदन के समूह में हंस के रूप में कासू शामिल होने के लिए ललक जाता है। तो इसकी क्या मतलब कि व्यंग्यात्मक भाव है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति कहानी के उस संदर्भ की ओर व्याख्या करती है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति है कहानी के उस संदर्भ में है जब मदन गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। अर्थात दोनों मतलब कि मदन और उसके जो गंवारू दोस्त थे जो गली में क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। अब सेन साहब का नमूना अर्थात खोखा जो था वहां पे जाता है और लट्टू को नचाते हुए देखकर उसकी तबीयत और भी लट्टू नचाने के लिए मचल जाती है। तो सोचने की चीज है ना। अब बताइए, यहाँ पे कहानीकार ने कासू को हंस और मदन सहित उसके साथियों को कौवे की झुंड की उपमा दी है। अब सोचने की बात है कि जिस बच्चे के चलते मदन पिटाया था, क्या उसको अपने मतलब कि टीम में, उसको अपने टीम में शामिल करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके चलते उसको पिटाना भी पड़ा और उसकी बदनामी भी हुई। ये भी समझने की चीज है। तो इसलिए तबीयत तो उसकी मचल गई कि हमको भी थोड़ा खिला लो मदन। लेकिन यहाँ पे मदन जो था कब उसको अपने टीम में शामिल करने के लिए तैयार होता। और इसीलिए जो इस चीज की जो उसकी तबीयत को उसमें शामिल होने के लिए जो मचलने की दृष्टि है ना, उस पे व्यंग्यात्मक भाव को कसते हुए लेखक ने ये चीज बताया है कि कासू को हंस और मदन सहित उसके दोस्त जो है उसको कौवे की झुंड की उपाधि दी है ना, उपाधि दी है। और यह व्यंग्यात्मक भाव से कहा है कि कौवे को हंस के झुंड में शामिल होने के लिए क्या हो जाता है, ललक जाता है। ठीक है, तो अब इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर थोड़ी गौर करेंगे जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई है और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। अर्थात सेन साहब अपने जब वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और उनके साथ उनके मित्र भी थे, तो उस समय ऐसी क्या बात हुई और उसके पत्रकार महोदय ने उस टाइम सेन साहब किस प्रकार का उत्तर दिया। तो समझने की चीज है। आंसर है सेन साहब अपने ड्राइंग रूम में रूम में अपने मित्रों के साथ बैठ करके कुछ बातचीत हो रही थी। तो वहां पे उनके साथ एक पत्रकार मित्र भी बैठे हुए थे और सभी परस्पर आपस में बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या करेगा, आगे चलकर कौन क्या करने वाला है। इस चीज पर थोड़ी समझने की कोशिश रही होगी, है ना, आगे चलकर कौन क्या करेगा। सेन साहब ने बिना पूछे ही अपने खोखा को इंजीनियर बनने की बात कह डाली। अर्थात सभी कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं और सेन साहब को बर्दाश्त हुआ नहीं। वो अपनी बच्चे की जो खोखा की है ना इंजीनियर बनने की बात वहां पे क्या करते हैं, कह डालते हैं कि हमारा बेटा तो भाई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ करे, लेकिन हमारा बेटा तो मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन ये चीज सभी उन पेरेंट्सों को समझने की चीज होती है कि कभी भी अपने बेटे के ऊपर, अपने जो भी होता है विद्यार्थी के ऊपर ये प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुमको ये बनना है। उसके ऊपर उसकी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। आगे जो इस पॉइंट है उसको समझने का कोशिश करेंगे। जब पत्रकार मित्र ने से पूछा गया कि उनका क्या जवाब होगा, अब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आप बताइए इस बारे में कुछ कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो पत्रकार महोदय ने बस एक ही जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन बने, है ना, और वो कुछ भी बने उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ भी बने, वो उसका काम है और उसके लिए मेरी तरफ से उसे पूरी आजादी होगी। ठीक है, तो ये रहा आज का ये सारी क्वेश्चन, जो 6 तक का क्वेश्चन आपको मतलब कि हमने समझाया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी हो लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस तरह का PDF फ्री में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लिंक में जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा आप वहां से जाकर के टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, ठीक है। और PDF के लिए आपसे 1 रुपया भी किसी से किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टाटा बाय बाय।